नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग घातांक के नियम के बारे में जानकारी करेंगे। आज से पूर्व की वीडियो पर हम लोगों ने घातांक है क्या, यानी घातांक कहते किसे हैं, और घातांक के दो नियम। एक कि यदि गुणनफल की क्रिया में आधार समान होता है तो क्या होता है, सभी घातों का योगफल आधार की घात होती है। और भाग की क्रिया में घातों का यानी जो भाज्य है, भाज्य में से भाजक की घात को घटाने पर जो प्राप्त होता है वह आधार की घात बनती है। यानी हम लोगों ने पहला जो नियम एक पढ़ा वह आपका था कि a की घात m गुणे a की घात n, यानी गुणा है, आधार समान है। उस स्थिति में क्या होता है, a की घात यानी आधार की घात पर घातों का योग जो है वह आधार की घात बन जाता है। दूसरा नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि a की घात m भागे a की घात n है तो भाज्य, ये क्या है, ये भाज्य है और ये भाजक है, तो भाज्य की घात से भाजक की घात घट जाती है, अर्थात m में से n को घटाएंगे और ये आधार की घात बन जाती है, यानी a की घात m माइनस n। और अब आज उसी से आगे हम लोग तीसरे नियम की बात करते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है, यदि घात की भी घात बनती जा रही हो, भाई जैसे हम बात करें कि यदि a की घात m है, उसकी घात n है और उसकी भी घात l है, तो वही ये कहता है कि यदि किसमें, यहां पर आप देखिए कि a की घात m, फिर उसकी घात बनी n और फिर उसकी घात बनी l, तो यही हम कहेंगे कि यदि घात की घात बनती जा रही हो, यदि घात की घात यानी पावर पर पावर बनता जा रहा है, घात की घात बनती जा रही हो, भाई एक पर एक घात बनती जा रही है तो सभी घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। जितनी भी घातें हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो सभी घातों का आपस में गुणा कर देते हैं, सभी घातों का आपस में क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे यहां m है, m की घात n बनी, n की घात l बनी, तो यहां पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सभी घातों का आपस में हम गुणा कर देते हैं, m गुणे n गुणे l, ये तो हमने कर दिया। और फिर क्या करते हैं, और प्राप्त गुणनफल यानी जो गुणनफल प्राप्त होता है वह आधार की घात लिख देते हैं, आधार की घात कर देते हैं। तो प्राप्त गुणनफल, जो गुणनफल प्राप्त होगा, प्राप्त गुणनफल आधार की घात, आधार की घात लिख देते हैं। तो ये हमारा तीसरा नियम है। घात की घात बनती जा रही है, जैसे a की घात m, फिर उसकी घात बनी a की घात m की घात n, फिर उसकी घात बनी कि a की घात m की घात n और पूरे की घात l। तो हमने क्या किया, सभी घातों का आपस में गुणा कर दिया, m इंटू n इंटू l, और जो गुणनफल मिलेगा उसे आधार की घात के रूप में लिख देंगे। तो यह हमारा तीसरा नियम बनता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यदि हम ये लिख दें कि 2 की घात 5, भाई 2 की घात कितना है, 5 है, अब इसकी घात 2 कर दिया और फिर पूरे की घात हमने 4 कर दिया,
तो इसमें क्या करेंगे, आधार पर सबका गुणनफल कर देंगे, 5 गुणे 2 गुणे 4, और जो गुणनफल मिलेगा यानी 2 की घात 5 दूना 10 चौका 40, यानी 2 की घात 40, इसका मान कितना होगा, 2 की घात 40 होगा। ये तीसरा नियम है। अब हम चलते हैं अगले नियम, चौथे नियम की ओर। तो हमारा चौथा नियम है कि कई पदों की कोई संयुक्त घात। भाई चौथा नियम, कई पदों की कोई संयुक्त घात। कई पदों की कोई संयुक्त घात है, तो आधार क्या है, समान नहीं है। भाई यहां पर एक कई पद हैं और पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्या ही प्रत्येक पद की अलग अलग घात होगी। जैसे हमने कहा कई पद हैं, हमने लिया a गुणे b गुणे c, और एक ले लेते हैं गुणे d, और सबकी घात, कई पदों की कोई संयुक्त घात, यानी हमने इसकी घात ले लिया m। अब इसका मान क्या होगा, यही हमारा चौथा नियम है कि कई पदों की संयुक्त घात, लेकिन यहां पर यह ध्यान में रखना है कि पृथक आधार, यहां पर यह ध्यान में रखना है कि आधार पृथक, पृथक आधार किंतु समान घात। पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्या, समान घातांक वाली संख्या। अभी इसकी हम बात करेंगे कि पृथक आधार क्यों, समान आधार हो तो क्या परिणाम होगा, अभी उसकी भी हम यहां चर्चा कर लेते हैं कि दोनों का क्या अंतर होता है। ही प्रत्येक पद की अलग अलग घात होगी, ही क्या होगी, प्रत्येक पद की अलग अलग घात होगी। सॉरी, प्रत्येक पद की अलग अलग घात होगी। अब जैसे a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, आधार सबके अलग हैं, घातांक, तो अब यहां पर m है, घात जो है तो वह क्या हो जाएगा, सबका, हर पद का घात यही m हो जाएगा। a की घात m गुणे b की घात m गुणे c की घात m गुणे d की घात m। अब यहां एक बात हमने किया था कि यदि यह संख्या जो आधार है, आधार अलग अलग होने के बजाय यदि एक ही हो, समान आधार हो, तो उसका प्रभाव क्या होगा कि फिर वह पहले नियम में चली जाएगी जो गुणन का नियम था कि a की घात m गुणे a की घात m गुणे a की घात m गुणे a की घात m, यानी सारी m की घातें जुड़ जाएंगी। भाई a की घात m गुणे a की घात n है तो वो a की घात m धन n बनता है, तो वो उस पर चला जाएगा। तो यहां इस तरह का सवाल, जैसे 3 गुणे, हम उदाहरण लेते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 7 की घात 3, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सबकी घात 3, सब अलग अलग आधारों की घात सबकी वही हो जाएगी, यानी 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 3। ये हमारा कौन सा नियम है, ये हमारा चौथा नियम है। पांचवा नियम की बात करते हैं कि घातांक का पांचवा नियम क्या है। पांचवा नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या की घात यदि शून्य हो,
किसी भी संख्या की घात कितना हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो, तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर घात मान लीजिए बहुत बड़ी संख्या है और उसकी घात 0 है, तो उस पूरी राशि का मान 1 होता है। तो उस पूरी राशि का मान 1 होता है। उस पूरी राशि का मान 1 होता है। जैसे हम मान लीजिए कोई एक संख्या a है, उसकी घात 0 है, तो इसका मान 1 होगा। 199 है, घात 0 है, तो भी इसका मान 1 होगा। तो ये पांचवा नियम कि कोई भी राशि है, कोई भी संख्या है, कोई भी पद है, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होगा? उसका मान सदैव 1 होगा। अब हम आगे चलते हैं। छठे नियम की तरफ। छठा नियम क्या कहता है कि घात का चिन्ह बदलने के लिए, जैसे मान लीजिए धन है घात का चिन्ह, या ऋण है। धन है तो उसे ऋण में बदलना है, ऋण है तो धन में बदलना है। तो घात का चिन्ह बदलने के लिए, घात का चिन्ह बदलने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए a की घात m है और उसे a की घात ऋण m करना है, माइनस m करना है। उसके लिए क्या करते हैं? पूरे पद को, जो पूरा पद होता है, पूरे पद को यानी आधार सहित घात 1 का बटा यानी 1/, लिख देते हैं। चिन्ह बदलने के लिए क्या करते हैं? पूरे पद को बदलने के लिए पूरे पद को, अर्थात हम ये समझ लें कि आधार सहित जो घात है, वह आधार सहित जो पद है उसे क्या करते हैं? 1 का बटा, उसे हम क्या करते हैं? उसे हम 1 का बटा या यूं कह दे 1/, लिख देते हैं। 1/, लिख देते हैं। जैसे अगर a की घात m है तो ये बराबर 1/a की घात ऋण m। भाई a की घात m बराबर, अब m को धन है उसे ऋण में बदलना है तो 1/, वही कहता है 1 का बटा या 1/, कर देते हैं, तो वह घात बदल जाती है। या हम इस तरह से समझें कि a की घात -m है तो यह 1/a की पावर m हो जाएगा, a की घात m हो जाएगी। चिन्ह बदलने के लिए 1/, या 1/, हम कर देते हैं। इसी तरह हम अगले नियम की बात करते हैं, हमारा 7वां नियम। 7वां नियम क्या कहता है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें, अंश और हर को आपस में बदल दें, यानी अंश को हर कर दें और हर को अंश कर दें। भाई भिन्न जो होती है, अगर हम ये समझें कि जो हमारी भिन्न है, भिन्न क्या होती है? अंश
बटे हर, यही तो हमारी भिन्न है। तो अंश को हर कर दें और हर को अंश कर दें, वही यहां पर कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दें, उलट दें, तो क्या होता है, उसकी घात का चिन्ह प्लस या माइनस बदल जाता है। बदल दें तो उसकी घात का चिन्ह, उसकी घात का चिन्ह प्लस माइनस, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बदल जाता है। अगर एक तरह से देखें तो जो छठा नियम है उसी पर यह भी नियम है भाई, छठे नियम पर ही यह भी नियम है। अभी उसको भी हम दिखाते हैं कैसे, लेकिन इसको एक नियम के रूप में दे दिया कि उसको उतनी प्रक्रिया की बजाय हम सीधे ये जानते रहे कि यदि किसी भिन्न है और उसके अंश तथा हर को हम आपस में बदल दें तो उसकी घात परिवर्तित हो जाएगी, यानी चिन्ह घात का बदल जाएगा, धन का ऋण, ऋण का धन हो जाएगा। जैसे हम यहां पे कहें कि x बटे वाई की घात माइनस ए, तो ये बराबर किसके होगा, y बटे x की घात a। अब इसको हमने कहा कि यह नियम इसी का एक रूप है भाई। जैसे यहां पे अभी हमने बात किया था कि 1 बटे x अपान वाई, अब ये x अपान वाई की पावर माइनस ए है तो ये बराबर ये आपका प्लस ए हो गया, और ये बराबर क्या होता है 1 अपान 1 भागे x अपान वाई की पावर है, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान 1 और मल्टीप्लाई करके और इसका चिन्ह हम बदल देते हैं, और तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा y अपान एक्स की पावर ए, y अपान एक्स की पावर ए, तो वही चीज आई यहां पर। तो उतनी लंबी प्रक्रिया के बजाय हम सीधे सीधे कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर को आपस में बदल दे तो उसकी घात का चिन्ह यानी प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा। अब अगले नियम की ओर चलते हैं, हम 8वें नियम की बात करते हैं। यदि कोष्ठक की घात हो, भाई कोष्ठक में है, ब्रैकेट में है, तो यदि कोष्ठक की घात हो यदि कोष्ठक की घात हो, जैसे a इंटू बी, अब एग्जाम्पल भी लेते हैं, a इंटू बी अपान पी इंटू क्यू, और कोष्ठक के बाहर आपकी घात मान लीजिए क्या है m है। तो वही ये कहता है कि यदि कोष्ठक की घात हो तो वह अंदर की सभी राशियों पर लिखी जाती है, हो तो वह अंदर की सभी राशियों पर लिखी जाती है, अंदर की सभी राशियों पर लिखी जाती है। अब यहां पर जितनी भी राशि ए बी पी क्यू सब पर यह घात लिखी जाएगी, अर्थात इसको हम लिखेंगे a की पावर m इंटू बी की पावर m अपान p की पावर m इंटू क्यू की पावर m। ब्रैकेट पर अगर घात है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी राशि है सब पर वही घात लिखी जाती है। यह है हमारा 8वां नियम है। अब हम बात करते हैं कुछ और सामान्य चीजों की घातांक से, जहां से कि आपको प्रश्न मिलते हैं। जैसे कि ऐसी परिमेय संख्या जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, ऐसी परिमेय संख्याएं
ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है। कहने का आशय है कि दो परिमेय संख्याएं ऐसी हैं, अगर उनको हम आपस में गुणा कर दें तो उसका मान 1 आए। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, तो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। तो क्या कहलाएंगी? तो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम, एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसी गुणात्मक प्रतिलोम को कई जगह आपका प्रश्न पूछ लेता है कि इस परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कौन सा है, तो उसी को गुणात्मक प्रतिलोम कहें या हम व्युत्क्रम कहें, अर्थात दोनों तरह से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि गुणात्मक प्रतिलोम पूछ ले या व्युत्क्रम पूछ ले, तो गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती हैं। जैसे भाई अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था कि यदि a की घात m है तो 1 बटे कर दें तो a की घात -m हो जाता है, तो यही तो हमने पढ़ा था। या यूं कहें कि 2 की घात -2 है तो ये बराबर 1 बटे 2 की घात 2 है, ऊपर के नियम में हमने पढ़ा था। तो यहां a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a, ये तो 5वें नियम में या 6ठे नियम में हम लोगों ने इसकी बात की थी। अब हम यहां पर ये कह दें कि एक, अब जो ये कह रहा है दोनों का गुणनफल 1 हो, यानी एक परिमेय संख्या हमारी a है, तो a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यानी कोई एक संख्या है जिसका मान x है, मान लिया, तो पहली संख्या यहां पे हम समझे एग्जाम्पल के तौर पर कि माना हमारी पहली परिमेय संख्या कौन सी है? वह a है, और दूसरी हमें मालूम नहीं है, तो दूसरी परिमेय संख्या को हमने मान लिया, कौन सी? x मान लिया, और गुणनफल हमको मालूम है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा। अगर ये व्युत्क्रम में है या गुणात्मक प्रतिलोम है तो इनका गुणनफल 1 होगा, तो a इंटू एक्स बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा? 1/a, यानी दूसरी संख्या कौन सी होगी? a का व्युत्क्रम या a का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 1/a। वो कैसे होगा वो चीज हमने आपको यहां करके दिखाया। तो वही यहां पे कहता है, और इसी को 1/a को ही हम लिख सकते हैं a की घात -1। तो इसे a की घात ऋण 1 कहें या यूं कह दें कि a का व्युत्क्रम है। a की घात ऋण 1 कहें या यूं कह दें कि a का व्युत्क्रम क्या होगा? a की घात ऋण 1 होगा। भाई a की कोई घात नहीं है, इसका मतलब a की घात 1 है, तो इसका व्युत्क्रम हो गया, यह गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? अब यहीं पे कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2 की घात ऋण 1, तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा? 3 की घात ऋण 1। इसी तरह हम कह दें कि 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा?
5/7 की घात ऋण 1, ये इसका गुणात्मक। इसी की तरह कुछ एक दो बिंदु की और हम चर्चा करते हैं। ये चीज आपकी क्लियर हो गई। चलिए, बिल्कुल आप पूरी वीडियो, पूरा सीरीज देखते रहेंगे तो ये वादा है कि गणित के खंड का आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम कहते हैं कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या की ऋण 1 घात उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम के बराबर होता है। अभी हमने देखा, तो इसको इस तरह से हम लिख लेते हैं कि किसी शून्येतर, अब यहां शब्द दिया शून्येतर, तो इसमें भी आपकी संधि है, शून्य धन इतर, यानी शून्य के अतिरिक्त। अब शून्य के अतिरिक्त कोई भी परिमेय संख्या किसी शून्येतर परिमेय संख्या की ऋण 1 घात, किसी शून्येतर परिमेय संख्या की ऋण 1 घात क्या होगी? उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बराबर होगी। उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो अब जैसे a/b कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कि a/b कोई शून्येतर परिमेय संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? a/b का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका व्युत्क्रम या तो 1/a/b या इसी को हम कह दें b/a। भाई यही तो हुआ। या इसी को हम कह सकते हैं कि a/b की पावर -1, यही तो हमारा रूप हुआ। और यदि a कोई शून्येतर परिमेय संख्या तथा n कोई धन पूर्णांक हो, अब यहां एक कंडीशन और बनती है। यह चीज आपकी क्लियर हुई? अब आगे एक और इसी तरह के बिंदु की हम चर्चा करते हैं। यदि a कोई शून्येतर परिमेय संख्या, यदि a कोई शून्येतर परिमेय संख्या भाई a क्या है? कोई शून्येतर परिमेय संख्या तथा n कोई धन पूर्णांक हो, तथा n कोई धन पूर्णांक, a की घात n का गुणात्मक प्रतिलोम, a की घात n का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम a की घात -n होगा। इसे a की घात ऋण n, a की घात -n हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह घातांक के जितने भी संबंधित नियम या मेन फैक्ट्स थे, जो मुख्य तथ्य थे, जो बिंदु थे, उन सबकी चर्चा हमने आज और आज से पहले की वीडियो में कर दिया है।
सर्ट्स या करणी हमने उससे पहले आपको दे दिया कॉन्सेप्ट, और कल आप लोगों से हम सर्ट्स और इंडिसेस यानी करणी और घातांक के प्रश्नों के साथ आपसे मिलता हूं कि जो ये हमने सिद्धांत पढ़ा, इन सिद्धांतों का इंप्लीमेंटेशन, इनका क्रियान्वयन हम प्रश्नों में कैसे करेंगे। तो अब उन प्रश्नों के साथ आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।